देखिए बच्चों, अपन ने उष्मा स्थानांतरण की विधियों में तीसरी विधि जो है उसमें विकिरण उसको पढ़ने वाले हैं। पहली विधि चालन पड़ी थी, दूसरी संवहन, तीसरी विकिरण। और जो विस्मीय विकिरण वाला जो पार्ट है, इसके बाद से जो चैप्टर जो भी बचता है वो पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला पार्ट और उसमें विकिरण से लेकर बाद वाला पार्ट, पहले वाले पार्ट से अभी तक 20% क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी वाले पार्ट से 80% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां से जो अपना चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के हिसाब से। ध्यान दीजिए, उसमें विकिरण या थर्मल रेडिएशन इसको बोल देंगे, रेडिएशन बोलते हैं। उष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हो विकिरण कहलाता है। अपन ने बोला था कि जब चालन होता है तो चालन में ठोस पदार्थ होता है, तो ठोस पदार्थ के कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं, कंपन के थ्रू ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगर ठोस ना हो, अगर ठोस को बीच में से तोड़ दिया जाए तो चालन रुक जाता है। इसके अनुप्रयोग भी अपन ने पढ़े थे। ऐसे संवहन के लिए अगर आपको संवहन से अगर किसी चीज को गर्म करना है या ठंडा करना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्य है, द्रव्य वहां पर होना आवश्यक, या तो गैस हो या द्रव हो, उन दोनों में से कोई भी गर्म होगा और वो उष्मा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। लेकिन अगर बिना माध्यम नहीं है तो ना तो द्रव हो सकता है ना गैस हो सकती है। फिर भी अगर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। विकिरण का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जब आप थर्मस फ्लास्क में चाय रख देते हो तो दीवारें आप उष्मा की कुचालक बना देते हो, तो चालन को आप रोक देते हो। ढक्कन पैक कर दिया आपने, यानी कि जो अंदर वाली हवा थी वो बाहर नहीं जा सकती है निकलकर, यानी कि आपने संवहन को रोक दिया। लेकिन फिर भी 24 घंटे 48 घंटे में चाय ठंडी हो ही जाएगी, कारण कि उसमें से निकलने वाले विकिरण को आप नहीं रोक सकते हो। चाहे कोई सा भी माध्यम लगा दो, चाहे कोई सा भी कुछ भी माध्यम मत रखो, बिल्कुल निर्वात कर दो, लेकिन विकिरण को रोक पाना पॉसिबल नहीं है। जिस भी वस्तु के पास तापमान रहेगा, चाहे कुछ भी तापमान हो, लेकिन अगर उसके पास तापमान है तो उसमें से विकिरण जरूर से जरूर निकलेगी और उसको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। जैसे मोबाइल वाली जो विकिरणें आती है उनको नहीं रोक सकते हैं अपन, इस टाइप की जो विकिरणें होती है। तो विकिरण होती है, विकिरण किसकी फॉर्म में होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है, इसलिए इनको रोक पाना संभव नहीं है। जो मोबाइल वाली जो अपने पास रेज आती है, मोबाइल वाली जो किरणें आती है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो इनके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और ना ही इनको कोई माध्यम रोक सकता है। दूसरी बात, इसके लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ये बात। विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी तक सूर्य की ऊर्जा पहुंचती है। सूर्य से यहां तक ऊर्जा आनी है तो विकिरण ही माध्यम हो सकता है इतनी दूर तक ट्रेवल करने का। बाकी कहीं ना कहीं ऐसी जगह भी आई होगी जहां वातावरण नहीं होगा तो फिर उस जगह पर चालन और संवहन तो रुक जाते हैं, लेकिन विकिरण के थ्रू ही आ पाई है यहां तक। जब वस्तु को गर्म करके निर्वात में रख दिया जाए, उसके आसपास कोई माध्यम नहीं है, माध्यम कोई भी नहीं है, यानी कि फिर भी इसमें से उष्मा क्या नहीं हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि संवहन और चालन के लिए तो माध्यम की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ जिस प्रक्रिया से उष्मा नहीं होती उसको अपन क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और ना ही कोई सा भी माध्यम लगा दो फिर भी उसको नहीं रोका जा सकता, विकिरण वाला प्रक्रिया होती ही रहेगी। मेरी बॉडी का अगर कोई टेम्परेचर है तो उसमें से निरंतर या लगातार कुछ ना कुछ विकिरण निकल रहे होंगे, लेकिन वो विकिरण अपन को दिखते नहीं है ना, क्योंकि वो विजिबल रेंज में नहीं होते, विबग्योर वाली रेंज में नहीं होते हैं ना, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं वो। तो ये पॉइंट है कुछ उसमें विकिरण से रिलेटेड, ये आपको याद रखने मतलब समझना है चीजों को, कि निर्वात भी नहीं रोक सकता और ना ही कोई माध्यम रोक सकता है। विकिरण के थ्रू उष्मा की हानि लगातार होती रहती है। जो भी वस्तु के पास तापमान रहेगा उसमें से विकिरण जरूर से जरूर निकलते रहेंगे। देखिए बच्चों, वो अपन पढ़ने जा रहे हैं विकिरण के गुण। कल अपन ने पढ़ लिया था कि जो विकिरण होती है, मतलब अभी अपन पढ़ चुके हैं कि जो विकिरण होती है, विकिरण को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विद्युत तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को या विकिरणों को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है संचरण करने के लिए। बिना माध्यम के भी वो गति कर सकती है या ट्रेवल कर सकती है, संचरण कर सकती है। ये अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद में विकिरण के कुछ गुण अपन पढ़ रहे हैं। विकिरण के गुण, विकिरण ऊर्जा सरल रेखा में गति करती है। विकिरण ऊर्जा मतलब विकिरण भी खुद भी किधर गति करेगी, सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती रहती है विकिरण। है उसके मार्ग में आने वाली वस्तुओं की छाया, उसके मार्ग में आने वाले वस्तुओं की छाया संसूचक पर बनती है। जैसे अगर लाइट के आगे कोई आ जाता है तो उस लाइट के आगे, अगर प्रकाश के आगे कोई आ जाता है तो उसकी भी क्या बन जाती है, एक शेडो बन जाती है, पीछे उसकी छाया बन जाती है, परछाई बन जाती है। लेकिन इसकी जो परछाई बनती है उसके लिए अपन को, इसकी जो छाया बनती है उसको अपन किस पर देख सकते हैं, केवल और केवल संसूचक पर। जो भी प्रकाश के जो भी गुण रहते हैं वो गुण अपन को किसमें पाए जाते हैं, लगभग विकिरण में वो सारे गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, इसमें भी होता है। पारगमन होता है, इसमें भी होता है।
ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें किसमें होती है, प्रकाश की बाती, इसका व्यतिकरण भी होता है और व्यतिकरण भी होता है, और साथ के साथ ये अपन कल ही पढ़ चुके थे कि ये निर्वात में गमन कर सकती है, मतलब इसको संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण की तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है, जो तीव्रता रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² रहेगी। विकिरण को प्रकाश की भांति ध्रुवित किया जा सकता है, अपन ने देखा परावर्तन हो जाता है, पारगमन हो जाता है, इसका व्यतिकरण भी हो जाता है, और साथ के साथ इसका ध्रुवण भी किया जा सकता है। ये सारी जो भी गुण है, ये सारे गुण प्रकाश में भी पाए जाते हैं। वही सारे गुण किस में भी पा रहे हैं, वही सारे गुण विकिरण में भी पाए जा रहे हैं। जो गुण प्रकाश में थे वही गुण किस में भी है, विकिरण में। तो अपन ने देखा कि प्रकाश अगर विद्युत चुंबकीय तरंग होगी तो इसको विकिरण को भी विद्युत चुंबकीय तरंग होना चाहिए। तो अपन ये बोलते हैं कि विकिरण को प्रकाश की भांति ध्रुवित भी किया जा सकता है। विकिरण के गुण प्रकाश के गुणों से मिलते हैं, अतः विकिरण भी विद्युत चुंबकीय तरंगे ही है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे, फिर डिफरेंस क्या गया दोनों में, दोनों अलग अलग चीजें क्यों है। प्रकाश तो इस टाइप का दिख रहा है, विकिरण तो किसी भी वस्तु में से विकिरण निकल रही होगी वो अपन को दिखाई देती ही नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि विकिरण भी विद्युत चुंबकीय तरंग तो है और प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन प्रकाश वाली जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो दृश्य क्षेत्र में आती है, दृश्य प्रकाश वाले क्षेत्र में आती है, लेकिन उसमें विकिरण की तरंग देर देर दृश्य प्रकाश से क्या होती है, अधिक होती है। आपने सुना होगा विबग्योर, उस रेंज में जो आ पाता है 3800 एंगस्ट्रॉन से 7000 एंगस्ट्रॉन तक जो आ पाता है, केवल उसी के लिए अपन बोलते हैं कि उस वाली विकिरण को, उस वाली तरंग दैर्ध्य को अपन देख सकते हैं। बाकी इससे ज्यादा वाली तरंग दैर्ध्य को अपन नहीं देख पाएंगे और 3800 से कम वाली तरंग दैर्ध्य को भी अपन नहीं देख पाते। इसलिए जो भी विकिरणें निकलती रहती किसी भी वस्तु में से, उनके ताप के कारण जो भी विकिरणें निकल रही है आसपास की वस्तुओं में से, वो अपन को सामान्यतया दिखाई नहीं देती है। विकिरण ठोस, द्रव एवं गैसों तीनों में हो सकता है। अपन ने बोला माध्यम की आवश्यकता नहीं है और कोई सा भी माध्यम लगा दो तो भी रोक भी नहीं सकते, माध्यम का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, अपन ने बोला कि जो उसमें विकिरण की तरंग दैर्ध्य प्रकाश से अधिक होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, बहुत शानदार वाला। सुनिए कि अगर मान लीजिए अपन ने ये तो बोल दिया कि किसी भी वस्तु के पास अगर तापमान है, किसी भी वस्तु के पास अगर तापमान है तो उसमें से विकिरण जरूर निकलेगी। जैसे अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर कुछ भी है, बस 0 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। अगर 0 केल्विन से ज्यादा है, 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -272 भी है तो भी उसमें से विकिरण निकलेगी। -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, विकिरण निकलेगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें से विकिरण निकलेगी। 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें से विकिरण निकलेगी। तो जिनके भी तापमान 0 केल्विन से ज्यादा है, सब में से विकिरण निकलती रहती है, लेकिन अपन को दिखाई नहीं देती है। मैं आपको समझाता हूं, कोई भी चीज दो कारण से आपको दिखाई दे सकती है, कि या तो एक तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वो आपको दिखाई दे, या एक खुद विकिरण के कारण आपको दिखाई दे। जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी चीज दिखाई दे रही है, अपने आसपास रखा हुआ कोई ग्लास दिखाई दे रहा है, कोई चेयर दिखाई दे रही है, कोई टेबल दिखाई दे रही है, तो अगर ये सब मुझे दिखाई दे रहा है तो इनका रीजन क्या है कि जब लाइट इन पर पड़ती है, लाइट इन पर पड़ती है तो वो वहां से टकरा कर अपनी आंखों में आ जाती है, और इस वजह से ये प्रकाश के परावर्तन के कारण अपन को चीजें दिखाई देती है। अगर मैं बिल्कुल अंधेरा कर देता हूं रूम के अंदर, कमरे के अंदर अगर बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तो ये चीजें अपन को दिखाई देना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश के परावर्तन के कारण दिख रही थी। जैसे प्रकाश खत्म हुआ, प्रकाश नहीं रहा रूम के अंदर अगर, तो चीजें दिखना बंद हो जाएगी। अगर वो विकिरण, अब ऐसा तो नहीं प्रकाश तो आपने हटा दिया, लेकिन उसमें से निकलने वाली विकिरणें तो अभी भी निकल रही है, उसके पास टेम्परेचर तो अभी भी है। आपने रूम में अंधेरा कर दिया, बिल्कुल लाइट नहीं है रूम में, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, लेकिन फिर भी चीजों का तापमान तो कुछ ना कुछ है, उनमें से विकिरणें तो निकलती रहेगी, लेकिन फिर भी वो अपन को दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि उनमें से निकलने वाली विकिरणें दृश्य क्षेत्र में नहीं आती है। आपने देखा होगा कि रेडियम रात में भी चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उससे निकलने वाली विकिरणें किसमें आती है? दृश्य क्षेत्र में। इसलिए आप कोई सा भी अंधेरा कमरा हो, वहां पर भी अगर रेडियम को ले जाओगे तो वहां पे भी चमकता हुआ अपन को दिखाई देगा, अपन को दिखाई देता रहेगा वो। क्यों? क्योंकि उसमें से जो विकिरण निकल रही थी वही दृश्य क्षेत्र में आ रही थी, तो उसको देखने के लिए अपन को किसी प्रकार के प्रकाश की जरूरत नहीं है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। जैसे आपने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया, लोहे का टुकड़ा ले लिया, लोहे के टुकड़े को आपने उजाले में रखा कमरे के अंदर, तो प्रकाश जाएगा, लोहे के टुकड़े से टकराएगा और अपन को दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइट बंद कर दी है, बिल्कुल अंधेरा कर दिया है रूम में, तो अगर
लाइट आपने बंद कर दी, अंधेरा बिल्कुल कर दिया है, तो वो लोहे का टुकड़ा आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसकी जगह मान लीजिए अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते 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 उसको एकदम रक्त तप्त कर देते, एकदम लाल हो जाता, अगर वो लोहा गर्म होते होते, तो अगर आप उस गर्म लोहा जो बिल्कुल लाल लाल कलर का लोहा होता है, गर्म आपने देखा हो बहुत सी बार लोहे को गर्म करते हैं, पीटते हैं, अगर वैसा एकदम लाल लोहा हो जाता है, तो अगर उसको आप अंधेरे कमरे में भी रख दो तो वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी एनर्जी बढ़ा दी, उसकी एनर्जी बढ़ा दी, तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो किस में आ जाता है, दृश्य क्षेत्र में आ जाता है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज को देखने के लिए दो कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, एक तो प्रकाश के परावर्तन के कारण से दिखाई दे, एक विकिरण के कारण से दिखाई दे। लेकिन विकिरण के कारण सामान्यतया दिखाई चीजें अपन को नहीं देती है, क्योंकि विकिरण दृश्य क्षेत्र में नहीं आता है, यानी कि 3800 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में वो नहीं आता है, विबग्योर वाली रेंज में वो नहीं आता है, इसलिए उसके कारण अपन को सामान्यतया चीजें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर उनकी ऊर्जा को बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ाया जाए, तो वो दृश्य क्षेत्र में आ सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बच्चों, विकिरण से रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि विकिरणों में के पास और क्या गुण है, या विकिरण किस प्रकार से व्यवहार करती है, इनकी क्या, जो भी इनसे रिलेटेड जो भी चीजें, वो कुछ पॉइंट्स जो है वो अपन देख लेते हैं। विकिरण जिस माध्यम में से गुजरते हैं, माध्यम अपनी अवशोषण क्षमता के आधार पर विकिरण अवशोषित करते हैं, जिससे माध्यम का ताप थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये तो अपन बोल चुके हैं कि निर्वात हो चाहे माध्यम हो, विकिरण को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन विकिरण को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर विकिरण जिस चीज में से भी गुजरेगी, अगर किसी माध्यम से गुजरती है, तो माध्यम उसके ऊर्जा का कुछ भाग क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे माध्यम का ताप थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए लाइट आ रही है, जैसे लाइट आ रही है, तो आपने देखा होगा कि जब लाइट आती है, जो सनलाइट जो आती है, अगर वो विंडो वगैरह पे आती है, जैसे ग्लास वाली विंडो, कांच वाली खिड़की हो, अगर वहां पर आती है वो, तो कांच थोड़ी देर बाद थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अगर धूप पड़ती रहेगी कांच पर लगातार, तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें से लगातार जो ताप पड़ रहा था, उस पर जो प्रकाश पड़ रहा था, उसमें से कुछ ऊर्जा को उसने क्या कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। तो माध्यम विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं, विकिरण की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकता है कोई भी माध्यम। विकिरण का स्पेक्ट्रम साधारण कांच या क्वार्ट्ज फ्रेम से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये विकिरण का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। अगर विकिरण का कुछ पार्ट उन्होंने अवशोषण कर लिया, तो एग्जैक्ट स्पेक्ट्रम अपन को नहीं मिल पाएगा, या बोल सकते हैं विकिरण को अगर अवशोषित ही कर लेंगे, तो फिर स्पेक्ट्रम किस चीज का। इसका स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार के प्रिज्म, केशियल प्रिज्म, रॉक सॉल्ट प्रिज्म, फ्लोस्पर प्रिज्म से प्राप्त कर सकते हैं। विकिरण की तीव्रता को किससे नापा जाता है, बोलोमीटर से मापा जाता है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग, इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त भाग मतलब इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड आपने सुना होगा, एक्सरे जो होती है, एक्स किरणें होती है, गामा किरणें होती है, दृश्य किरणें होती है, तो उन सब के अवरक्त किरणें होती है, तो ये अवरक्त वाले भाग में आता है, इसलिए अपन को ये सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। इनके कारण अपन को चीजें दिखाई नहीं देती कि अगर किसी वस्तु में से विकिरण निकल भी रही हो, तो वो दृश्य क्षेत्र में है ही नहीं, इसलिए विकिरण के थ्रू अपन किसी भी चीज को सामान्यतः नहीं देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देखते हैं। कौन से क्षेत्र में आती है, इंफ्रारेड, दृश्य क्षेत्र में नहीं आती है, अवरक्त क्षेत्र में आती है, इसलिए इनके कारण अपन को वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। विकिरण जब किसी सतह पर आपतित होते हैं, तो सतह पर दबाव डालते हैं, जिसे क्या बोलेंगे, विकिरण दाब। अब बच्चों ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो है ना, थ्योरेटिकल पॉइंट्स ऐसे, अभी तक अपन ने विकिरण से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी है, इसके बाद और शायद अभी थोड़ा टाइम और अपन थ्योरी पढ़ते रहेंगे, लेकिन थ्योरी के बाद में एक साथ फिर न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, आप कोशिश कीजिए कि थ्योरेटिकल पार्ट का आप कम से कम 2-3 दिन के अंदर ही 2-3 बार जरूर आप इसको रिकॉल कर लीजिए। 2-3 बार केवल आपको रीडिंग लगानी इसकी। अगर आपने 2-3 दिन बाद रीडिंग लगा दी, तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स अपन ने समझे वो आपको रिकॉल होते रहेंगे, और 2-3 दिन में ये आपका परफेक्ट हो जाएगा। मतलब इसमें से कोई सा भी छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा तो वो बचेगा नहीं आपसे। तो इसलिए जो भी पॉइंट्स अपन लिख रहे हैं थ्योरेटिकल, इसके पहले भी अपन ने पढ़े थोड़े थ्योरेटिकल पॉइंट्स विकिरण से रिलेटेड या चालन से रिलेटेड भी पढ़े, तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो रहते हैं जब भी उनको पढ़ाया जाए, तो आप तुरंत 1-2 बार उनकी रीडिंग लगा लीजिए। आज लगा ली, कल लगा ली, परसों लगा ली, फिर उस थ्योरेटिकल पार्ट को भले आप अगर थोड़े टाइम तक नहीं भी पढ़ोगे, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक, टेस्ट वगैरह नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी पढ़ाया जाता है तभी आप कम से कम 2-3 बार इनकी रीडिंग अवश्य लगा लीजिए।
और न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है कि जो फॉर्मूलाज आपको लिखाए गए अभी तक, वो सारे फॉर्मूलाज एक पेज या 2-3 पेज ले लीजिए, उन पर सारे फॉर्मूलाज लाइन से लिखिए, और हर फॉर्मूले के नीचे आपको लिखना है कि इस फॉर्मूले को कौन से टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, या फिर यहां पर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। इस टाइप से अगर आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बना ली इसके, तो ये चैप्टर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है और काफी लेंथी चैप्टर है। और अपन ने बोल दिया कि विकिरण के बाद से, विकिरण से लेकर आगे वाला जो भी पार्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि 80% पार्ट इसके बाद से पूछा जाता है, पहले तक का पार्ट केवल 20% पूछा जाता है। तो बच्चों, 2 काम आपको करने, जब भी थ्योरी पढ़ाई जाए, थ्योरी पढ़ाते हैंड टू हैंड आपको रीडिंग लगा लेनी है, और किसी पिछले वाले पार्ट की नहीं भी लगाई हो तो थ्योरेटिकल चीजों की रीडिंग आप तुरंत से तुरंत लगा लीजिए 2-3 बार, और जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूलाज को अलग लिख लीजिए आप किसी एक पेज पर, और फिर आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हेडिंग देखिए, वस्तु की सतह पर आपतित विकिरण के लिए स्पेक्ट्रम में परावर्तन, अवशोषण व पारगमन क्षमता, यही अपन पढ़ने वाले हैं कि कोई भी वस्तु की सतह रहेगी, वस्तु की सतह पर अगर कोई विकिरण आपतित हो रही है तो उसका कितना भाग वो अवशोषित करती है, कितना उससे टकराकर वापस तोड़ जाता है, और कितना उसके अंदर से होकर गुजर जाता है, पारगमन हो जाना। 3 चीजें होगी। अवशोषण यानी कि उसने ऊर्जा का कुछ भाग क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और उस ऊर्जा को खुद के पास रख लिया, खुद की ऊर्जा बढ़ा ली उसने, ये तो अवशोषण हो गया। दूसरी चीज, कुछ भाग क्या करेगा कि आया उस पर टकराया, और टकरा के वापस किधर, उसी दिशा में वापस चला गया जिधर से आया था, या उसी माध्यम में वापस से लौट गया। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। तो कुछ भाग तो क्या होगा, टकराकर वापस लौट गया होगा, और जो भाग टकराकर वापस, कुछ भाग टकराकर वापस लौट गया होगा, तो जो बाकी का बचा हुआ भाग है वो कांच के अंदर से गुजरा होगा। जब कांच के अंदर से गुजर रहा होगा तो उसमें से भी कुछ भाग कांच ने क्या कर लिया होगा, अवशोषित, और जो बाकी बचा हुआ भाग रहेगा वो क्या हो जाएगा, पारगमित हो जाएगा। तो 3 भाग हो सकते हैं अगर किसी भी वस्तु पर आपतित विकिरण होती है। आपतित विकिरण की जो ऊर्जा होती है वो 3 भाग में डिवाइड हो जाती है। 3 भाग कौन कौन से, सबसे पहले परावर्तन, दूसरा अवशोषण, तीसरा पारगमन। 3 ही चीजें हो सकती है कि आई हुई वस्तु में से कुछ ऊर्जा टकराकर वापस चली जाए, कुछ ऊर्जा कांच कुछ खुद अवशोषित कर लेगा, और बाकी बची हुई ऊर्जा उसमें से आर पार होते हुए गुजर जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, पारगमन। ये जो भी अपन ने पढ़ा है, ये सब अवशोषण, पारगमन या परावर्तन, ये सब किसका फिनोमिना है कि बाहर से कोई विकिरण आ रही थी, उसके लिए जो अपनी सतह थी उसने कैसा व्यवहार किया, जो अपना माध्यम था उसने कैसा व्यवहार किया। बाहर से जो विकिरण आ रही थी, इसमें उत्सर्जन कहीं पे भी नहीं है, ध्यान दीजिए, उत्सर्जन इसमें कहीं पे भी नहीं है। उत्सर्जन क्या होता है कि अगर कोई भी वस्तु के पास तापमान है तो अपने तापमान के कारण, उस तापमान के कारण खुद ही विकिरणें उत्सर्जित करती है, उसको क्या बोला जाता है, उत्सर्जन। खुद के ताप के कारण जो विकिरणें उत्सर्जित की जाएगी या बाहर निकाली जाएगी उसको क्या बोला जाएगा, उत्सर्जन, खुद के ताप के कारण। यहां पर ये विकिरण भी बाहर जा रही है, ये विकिरण भी बाहर जा रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि खुद के तापमान के कारण जा रही है, ये तो बाहर से ही कोई विकिरण आ रही थी, उस विकिरण का कुछ भाग वापस लौटा दिया, उस विकिरण का कुछ भाग आर पार यहां से गुजर गया, यानी कि पारगमित हो गया है। खुद के टेम्परेचर की वजह से खुद ने कुछ भी उत्सर्जन इसमें अभी तक नहीं किया है। तो ये जो भी अपन फिनोमिना पढ़ रहे हैं, किसका पढ़ रहे हैं, आपतित विकिरण का, कि बाहर से जो आपतित विकिरण हो रही थी उसके क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं। उसका या तो क्या हो सकता है, अवशोषण, या फिर परावर्तन, या फिर क्या हो सकता है, पारगमन। खुद के टेम्परेचर की वजह से उत्सर्जन वाला पार्ट अभी अपन इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्या पढ़ रहे हैं कि वस्तु है उस पर बाहर की वजह से विकिरणें आपतित हो रही है, उन आपतित विकिरणों का क्या क्या आगे हो सकता है उसके लिए पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को आप। इसमें उत्सर्जन नहीं पढ़ रहे। उत्सर्जन क्या होगा, खुद के ताप के कारण उत्सर्जित करेगी वो वस्तु, खुद में से एनर्जी निकलेगी। लेकिन अभी क्या है, बाहर से जो एनर्जी आ रही है उसका क्या हो सकता है, तो उसके 3 पॉइंट हो सकते हैं, या तो अवशोषण, या परावर्तन, या फिर पारगमन। आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे शायद। देखिए अब आगे, तो क्या अगर मान लीजिए, यहां से मान लीजिए, मानना है केवल, आ नहीं रही है, केवल मान लीजिए 100 विकिरणें आ रही है। अब 100 में से 20 इधर चली गई, 30 इसने अवशोषित कर ली, तो पारगमित कितनी हुई होगी, 50 पारगमित हुई होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये जो आपतित ऊर्जा है ये कुल कितने, 3 भाग में डिवाइड होने वाली है। विकिरण की जो आपतित मात्रा है वो 3 भाग में डिवाइड होने वाली है। तो मैं ऊर्जा संरक्षण से बोल सकता हूं क्या कि ये वाली मात्रा प्लस ये वाली मात्रा प्लस ये वाली मात्रा बराबर क्या हो रहेगी, कुल आपतित मात्रा। क्योंकि वो कुल आपतित मात्रा जो थी वही तो 3 भाग में डिवाइड हुई है, तो इन तीनों भागों को जोड़ दो तो आपतित ऊर्जा के बराबर रहेगा ये। ऊर्जा संरक्षण से अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि यहां पर Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT बोला जा सकता है क्या इसको?
बिल्कुल बोला जा सकता है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको Q से डिवाइड कर दूं, कैपिटल Q से डिवाइड कर दूं, कैपिटल Q से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या इक्वेशन आ जाएगी अपने पास में, QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q इज इक्वल टू Q अपॉन Q। इस वाले पार्ट को मैंने इस तरफ लिख दिया है आपकी बार, इक्वल के Q को इधर लिख दिया, बाकी तीनों को उस तरफ लिख दिया, Q से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। और जो यहां पर QA बाई Q आता है ना, इसी को आप क्या बोलते हो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि अवशोषण गुणांक इसको बोला जाता है। इसको QA बाई Q को क्या लिख दिया जाएगा, इसकी जगह तो लिख दिया जाएगा स्मॉल a, इसकी जगह लिख दिया जाएगा R, इसकी जगह लिख दिया जाएगा T इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये 1 रहेगा। A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। A क्या होता है, अवशोषण गुणांक, R क्या होता है, परावर्तन गुणांक, T क्या होता है, पारगमन गुणांक। T मतलब ट्रांसमिशन, पारगमन। और जो R होता है, R का मतलब रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, A का मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। तो एक कुल पार्ट था। अच्छा, A, R और T की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तीनों मिलकर भी किसके बराबर रहेंगे, 1 के बराबर। तीनों मिलकर भी किसके इक्वल रहेंगे, 1 के, यानी कि तीनों की इंडिविजुअल जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1 से कम ही रहने वाली है। और यहां से भी अपन को दिख रहा है ये Q क्या रहेगा, Q की वैल्यू इन तीनों के इक्वल है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं, बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे तो कुल वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ये भी 1 से छोटी, ये भी 1 से छोटी, तीनों मिलकर किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। यहां पर जो A होता है उसको क्या बोला जाता है, अवशोषण गुणांक। क्या बोला जाएगा, अवशोषण गुणांक। A बराबर क्या लिख दू इसको, QA अपॉन Q, यानी कि अवशोषित ऊर्जा की मात्रा अपॉन कुल आपतित मात्रा, इसको क्या बोला जाएगा, गुणांक। अगर मैं इसको प्रतिशत की फॉर्म में लिखता हूं या अवशोषण क्षमता की फॉर्म में लिखता हूं, प्रतिशत की फॉर्म में लिख दूं या अवशोषण क्षमता की फॉर्म में लिख दूं, तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, QA बाई Q, प्रतिशत की फॉर्म में लगाने के लिए इतना परसेंट हो जाएगा। सपोज कुल ऊर्जा आई थी 100 जूल, कितना अवशोषण हुआ 20, तो परसेंट निकालेंगे तो कितना हो पाया 20%, तो में से 20 को अवशोषित कर रहा है, यानी कि 20% ही हुआ, वैल्यू पुट करेंगे 20% अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और अगर गुणांक की फॉर्म में करेंगे तो 20/100 यानी कितना आएगा, वो वाली वैल्यू 0.2 आएगी, 1 से कम ही आनी चाहिए, यह बात अपन बोल चुके हैं। यह हो गया पहला वाला अवशोषण क्षमता। दूसरा वाला परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, स्मॉल r से प्रदर्शित कर दिया जाएगा, और मुझे पता है QR अपॉन Q, यानी कि परावर्तित विकिरण की मात्रा अपॉन आपतित विकिरण की मात्रा। और अगर इसको क्षमता की फॉर्म में लिखे, यानी कि प्रतिशत की फॉर्म में लिखते हैं अपन, क्षमता की फॉर्म में लिखा जाए, प्रतिशत की फॉर्म में लिखा जाए तो QR अपॉन Q मल्टीप्लाइड बाय 100%, यही होगा। तीसरा वाले की बात करें तो तीसरा वाला कौन सा रहेगा, पारगमन गुणांक। पारगमन यानी कि ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, पारगमन गुणांक यानी कि ट्रांसमिशन, यानी कि इसको स्मॉल t से लिख दिया जाए, मुझे पता ही है QT अपॉन Q होगा। लेकिन अगर मैं पारगमन क्षमता की बात करता हूं, अगर मुझे पारगमन क्षमता की बात करनी है तो क्षमता यानी कि परसेंटेज की फॉर्म में निकालनी है, तो कितना हो जाएगा QT बाई Q मल्टीप्लाइड बाई 100%। बिल्कुल सिंपल सी बातें, आपको समझने में कोई जोड़ नहीं, इनको आना चाहिए। यहां तक ये बात तो हो गई अपने पास में। अब अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि एक चीज, ये बात, दो चीजें 0 हो जाए और ये एक चीज पूरी किसके इक्वल रहे, 1 के इक्वल रहे, या फिर अपन बोल सकते हैं ये दोनों 0 हो जाए, केवल R की वैल्यू 1 के इक्वल रहे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि T की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, बाकी दोनों वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अपन लिखते हैं, केस बना रहे हैं अपन, 3 केस बनाएंगे इनमें, 3 केस ऐसे बना देता हूं, 3 एरो बनाकर। यदि मैं बोल देता हूं कि A बराबर भी 0, R बराबर भी 0, तो क्या हो जाएगा, T बराबर 1 हो जाएगा। और ऐसी सतह को क्या बोला जाएगा कि T बराबर 1 हो गया, यानी कि जो भी पूरी की पूरी ऊर्जा जो आई थी, वो पूरी की पूरी ऊर्जा क्या होती है, हो चुकी है, पारगमित हो चुकी है। तो इसको क्या बोला जाएगा कि T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि T इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कि पूरी की पूरी ऊर्जा जो आई थी वो क्या हो जाएगी, पारगमित हो जाएगी। इसको क्या बोला जाएगा, पारगमित पृष्ठ, संपूर्ण पारगमित पृष्ठ।
पूर्णतया पारगमित पृष्ठ लिख लीजिए, पूर्णतया पारगमित पृष्ठ। सेकंड केस बोलिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूं कि ए की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0, तो इसको क्या बोला जाएगा? आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आर इज इक्वल टू 1 हो चुका है तो उसको क्या आप बोल सकते हो? क्या परफेक्ट रिफ्लेक्शन सरफेस, यानी कि पूर्ण परावर्तक सतह बोला जा सकता है। या पूरी की पूरी जो भी ऊर्जा थी वो टकराकर जा चुकी वापस, यानी कि इसको क्या बोला जाएगा? पूर्ण परावर्तक सतह। थर्ड, अगर मान लीजिए आर की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, टी की वैल्यू भी 0, ए इज इक्वल टू कितना हो जाए? 1, यानी कि अगर जो भी विकिरण आएगी वो पूरी की पूरी मात्रा क्या हो जाएगी? अवशोषित हो जाएगी। पूरी की पूरी मात्रा अवशोषित हो जाएगी तो इसको क्या बोला जाएगा? पूर्ण अवशोषक सतह। क्या बोला जाएगा? पूर्ण अवशोषक सतह। और पूर्ण अवशोषक सतह किसको भी बोला जाता है? आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए? आइडियल ब्लैक बॉडी। क्या बोल दीजिए? आइडियल ब्लैक बॉडी। आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका ऐसी वस्तु होती है जिस पर किसी भी विकिरण, कोई भी तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग अगर आपतित होती है तो आदर्श कृष्णिका किसी भी विकिरण को नहीं छोड़ती है, किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग को नहीं छोड़ती है, सबका अवशोषण कर लेती है। उसी को क्या बोला जाता है? आदर्श कृष्णिका बोला जाता है। तो ये पूर्ण अवशोषक सतह हो चुकी है आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी कि पूरी की पूरी ऊर्जा को क्या कर लेगा? ये अवशोषित कर लेगा। इसी को क्या बोला जाएगा? पूर्ण अवशोषक सतह बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। ये फिनोमिना वो नहीं है कि वस्तु खुद के अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही हो। अगर वो परावर्तन भी कर रही है तो आई जो ऊर्जा थी, आई जो विकिरणें आई थी, उन्हीं का उसने परावर्तन किया है। जो विकिरणें आई थी उसी का उन्होंने पारगमन किया है। जो विकिरणें आई थी उसी को उसने अवशोषित किया है। अभी तक ऐसा नहीं है कि खुद के टेम्परेचर की वजह से खुद में से एनर्जी निकल रही हो, खुद में से विकिरणें निकल रही हो। वो पार्ट अपन किसमें पढ़ते हैं? उत्सर्जन में। यहां पर उत्सर्जन कोई भी नहीं है, या तो क्या है? परावर्तन, या फिर अवशोषण, या फिर पारगमन। उत्सर्जन क्या होगा? जब खुद के टेम्परेचर की वजह से, खुद के तापमान की वजह से वस्तु ऊर्जा या विकिरण अवशोषित करेगी। अपन बोल चुके हैं किसी भी वस्तु के पास अगर 0 केल्विन से ज्यादा ताप है तो वो उत्सर्जन जरूर करेगी विकिरणों का। तो वो पार्ट अभी अपन ने नहीं पढ़ा है। अभी अपन ये पढ़ रहे हैं कि अगर कोई वस्तु की सतह है, उस पर बाहर से अगर कोई विकिरणें आ रही है तो उनके लिए वो क्या क्या कर सकती है? या तो अवशोषित कर सकती है, या फिर परावर्तित कर सकती है, या फिर पारगमित कर सकती है। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को? देखिए बच्चों, कुछ मूलभूत परिभाषाएं जो अपन को पढ़नी है। सबसे पहले अवशोषण क्षमता या अवशोषण गुणांक जो अपन पढ़ चुके थे कि ये किसका फिनोमिना है? आपतित प्रकाश का। किसी सतह पर अगर कोई प्रकाश आपतित हो रहा हो तो उसका एक पार्ट क्या होता है? अवशोषण में चला जाता है। उस अवशोषण के बारे में बात की हुई है, अपन पढ़ चुके थे। अवशोषण, परावर्तन, पारगमन। तो अवशोषण गुणांक क्या बोला जाएगा? अवशोषित विकिरण की मात्रा अपॉन कुल आपतित विकिरण की मात्रा का अनुपात, QA/Q। इसी को अपन ने क्या बोला था? अवशोषण गुणांक बोला था। स्पेक्ट्रम में वर्ड जहां पे भी आ गया स्पेक्ट्रम में मतलब किसी विशेष तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे। यहां पर मुझे तरंग दैर्ध्य से कोई लेना देना नहीं था, मुझे देखना था कितनी विकिरण कुल आ रही है, उसमें से कितनी अवशोषित हुई है। चाहे 2000 की हो, 3000 की हो, 5000 एंगस्ट्रॉन की हो, किसी भी एंगस्ट्रॉन की हो। लेकिन यहां पर स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता में अपन को क्या करना है? विशेष तरंग दैर्ध्य लेनी होगी। जिसे मैंने क्यू लेमडा मैंने बोल दिया 8/2000, यानी कि मुझे 2000 एंगस्ट्रॉन वाली ही लेनी है। केवल 2000 एंगस्ट्रॉन वाली 10 आई थी, 10 में से 3 अवशोषित हो पाई केवल। मुझे 2001 वाली से मतलब नहीं है, 2010 वाली से मतलब नहीं, 2015 वाली से मतलब नहीं। जब मुझे A2000 निकालना है तो केवल मैं 2000 एंगस्ट्रॉन वाली जो तरंग दैर्ध्य रहेगी उन्हीं को केवल मैं स्टडी करूंगा कि कुल कितनी आ रही थी। मान लीजिए 2000 वाली 20 या 10 रेडिएशन आ रही थी, 10 विकिरण आ रही थी, 10 में से केवल 3 एब्जॉर्ब की, यानी कि 3/10 क्या हो जाएगा? A लैम्डा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को? केवल विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए जब भी अपन यूज करेंगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा? स्पेक्ट्रम ही वर्ड उसके आगे लगा दिया जाता है। बाकी ये भी अवशोषण क्षमता है, ये भी अवशोषण क्षमता है। नाम अलग अलग दे दिए क्योंकि विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए, इसलिए इसको क्या बोल दिया? स्पेक्ट्रम ही बोल दिया। बाकी है क्या? दोनों अवशोषण क्षमता। ये तो इन परिभाषाओं को अलग अलग नहीं समझे, बस स्पेक्ट्रम में आने का मतलब ध्यान रखिए कि ये किसके लिए हो जाता है? विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए हो जाता है। वही QA लैम्डा विशेष तरंग दैर्ध्य का अवशोषित प्रकाश अपॉन विशेष तरंग दैर्ध्य का आपतित प्रकाश। यानी कि मैंने बोल दिया मुझे A2000 चाहिए तो 2000 वाली देखूंगा कितनी आई और कितनी अवशोषित हुई है। अगर मान लीजिए मुझे A3000 देखना है तो मैं केवल 3000 वाली से मतलब रहेगा। अब 3000 वाली कुल कितनी आई, उसमें से कितनी अवशोषित हुई है। जबकि अवशोषण क्षमता की बात करते थे तो ये क्या थे?
मुझे 2000 3000 कुछ नहीं, इसमें कोई लेमड़ा वेमड़ा नहीं है, स्पेक्ट्रल नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या करना है, कुल कितनी आई उसमें से कितनी अवशोषित हो गई। ये वाला अवशोषण का पार्ट था, आपतित प्रकाश का पार्ट था। अब होगा उत्सर्जन। अब बात करेंगे अपन उत्सर्जन की। उत्सर्जन ना तो अवशोषण तो चीज अलग हो गई, और न पारगमन और परावर्तन को भी अपन उत्सर्जन नहीं बोल सकते, क्योंकि पारगमन और परावर्तन किसका भाग थे, आपतित विकिरण का भाग थे। आपतित विकिरण का कुछ भाग टकरा के गया, उसको परावर्तन बोला। आपतित विकिरण का कुछ भाग आर पार निकल गया, उसको क्या बोला, पारगमन बोला। लेकिन खुद के टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो उष्मा बाहर निकलेगी, उसको क्या बोला जाएगा, उत्सर्जन बोला जाएगा। तो अब उत्सर्जन की बात करेंगे। उत्सर्जन की 4 परिभाषाएं होती है अपने पास में। तो देखिए उत्सर्जन क्या बोला जाएगा, ध्यान दीजिए। उत्सर्जन से रिलेटेड 4 परिभाषाएं, चारों एक एक करके अपन ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। दिए गए ताप पर पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। ध्यान दीजिए, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा। ऊर्जा की मात्रा को क्या लिख दूं, जूल। और जो भी चीजें एकांक होती है या प्रति होती है उनको अपोन में लिखा जाता है क्या, ध्यान दीजिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल से, तो ये मीटर स्क्वायर लिख दिया। प्रति सेकंड यानी कि अपोन में सेकंड आ गया। इस चीज को क्या बोलेंगे अपन, उत्सर्जकता बोलेंगे क्या, उत्सर्जन क्षमता बोलेंगे क्या, उत्सर्जन क्षमता EI होता है। इसका नाम एमिसिव पावर, लेकिन एक्चुअल में पावर नहीं होती। अगर पावर होती है तो यूनिट क्या रहनी चाहिए थी इसकी, वोट रहनी चाहिए थी। केवल शक्ति का मात्रा केवल क्या होता है, वाट होता है। लेकिन यहां पर अपोन में क्या भी आ रहा है, मीटर स्क्वायर भी आ रहा है, यानी कि एरिया भी आ रहा है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित शक्ति की मात्रा को क्या बोला जाएगा, उत्सर्जन क्षमता बोला जाएगा। नाम पावर है लेकिन होती क्या है, ये तीव्रता बोला जाता है इसको, इंटेंसिटी। इसीलिए मैंने ई नहीं लिखकर इसको क्या लिखा है, EI लिखा है, क्योंकि नाम केवल इसका क्या है, एमिसिव पावर है, लेकिन अब ये होती क्या है, ये एक्चुअल में तीव्रता होती है। मैं समझा देता हूं आप लोगों को थोड़ा बहुत। जिसे मान लीजिए ऊर्जा या कार्य, दोनों का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा की दर या कार्य की दर, एकांक समय की ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। ये शक्ति हो गई, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड यानी कि वाट हो जाएगा। अब मैं बोल दूं कि एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा नहीं, एकांक समय में भी केवल एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा। अगर एकांक क्षेत्रफल हो गया, एरिया से भी मैंने डिवाइड कर दिया, तो इस पार्ट को क्या बोल दिया जाता है बच्चों, इंटेंसिटी बोल दिया जाता है। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं यहां पर, है ना, इधर इसको साइड से कनेक्ट मत कर लेना, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। E/AT, इसी को क्या बोलेंगे, I बोलेंगे, तीव्रता बोला जाएगा। और उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, तीव्रता ही होती है। एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा, या E/T को मैं क्या भी लिख सकता हूं, पावर भी लिख सकता हूं क्या। तो पावर अगर इसको लिख दिया जाए तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित शक्ति को क्या बोला जाएगा, उत्सर्जन क्षमता बोला जाएगा। उत्सर्जन क्षमता नाम है एमिसिव पावर, लेकिन फिर भी होती क्या है, ये तीव्रता होती है, पावर नहीं होकर। इसीलिए अपन इसको डिनोट किससे करते हैं, EI से डिनोट किया जाता है। मात्रक वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, एकांक क्षेत्रफल की शक्ति, इसी को क्या बोला जाएगा, उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता यानी कि विशेष तरंग दैर्ध्य की बात करूंगा। विशेष तरंग दैर्ध्य, अगर आपको याद हो कि आपको इंस्टेंटेनियस कोई चीज निकालनी होती किसी स्पेशल पॉइंट पर, तो उसके लिए आप क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। ऐसे अगर मुझे किसी विशेष के लिए निकालना है, ई लैम्डा निकालना है, तो इसका मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं। किसी विशेष तरंग दैर्ध्य के लिए आ जाएगी डी लेमड़ा। डी लेमड़ा बहुत स्मॉल, जिसे 4000 एंगस्ट्रॉन से 4000.0001 एंगस्ट्रॉन, यानी कि मैं 4000 एंगस्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, 4000 से लेकर 4000.0001, तो 4000 एंगस्ट्रॉन ही हो गया लगभग। तो 4000 एंगस्ट्रॉन के लिए, जब डी लेमड़ा बहुत छोटा हो जाएगा तो पर्टिकुलर विशेष तरंग दैर्ध्य की बात हो जाएगी। लेकिन डी लेमड़ा अपोन में आ गया, इसलिए मात्रक में अब क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन भी अपोन में आ जाएगा। वोल्ट पर मीटर स्क्वायर तो इसी का था, अब अपोन डी लेमड़ा और आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन। ये अपन ने इसको DEI को एक तरफ रख दिया, इसको इस तरफ भेज दिया, ई लेमड़ा डी लेमड़ा, इंटीग्रेशन 0 से अनंत तक। फिर इसके बाद में उत्सर्जकता, निरपेक्ष उत्सर्जकता। उत्सर्जकता वर्ड जहां पे भी आ गया, देखो पहले तो उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता केवल और केवल क्या थी, एक तीव्रता थी, उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तीव्रता थी। फिर अपन ने बोला कि स्पेक्ट्रमी यानी कि किसी विशेष तरंग दैर्ध्य की तीव्रता को क्या बोल दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता बोल दिया जाएगा। अब की बार निरपेक्ष उत्सर्जकता आया है, उत्सर्जन क्षमता नहीं है, उत्सर्जकता आया है। उत्सर्जकता आया मतलब ताप से रिलेटेड है, उत्सर्जक के बाद ताप, क्षमता नहीं है, पावर नहीं है, यानी कि इंटेंसिटी नहीं है, यानी क्या है, उत्सर्जकता यानी कि ताप से रिलेटेड।
परिभाषा वही है कि उत्सर्जन क्षमता ही बोला जाएगा, ये भी उत्सर्जन क्षमता ही रहेगी, लेकिन उत्सर्जन क्षमता विशेष कंडीशन में, वो विशेष कंडीशन क्या रहेगी, जब वातावरण और वस्तु के मध्य तापांतर कितना होना चाहिए था, एकांक। यहां पर तापांतर के लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी, हो सकता है वातावरण का तापमान 30 हो, वस्तु का तापमान 50 हो, लेकिन यहां पर अपने पास बाउंडेशन हो गई कि अगर वातावरण का तापमान 30 है तो वस्तु का तापमान कितना करना पड़ेगा मुझे, 31। उस टाइम पर जो मैं उत्सर्जन क्षमता निकालूंगा उसी को क्या बोला जाएगा, उत्सर्जकता। एकांक तापांतर आ गया, एकांक तापांतर यानी कि केल्विन भी कहां पर आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा, मात्रक में। ये है क्या, उत्सर्जन क्षमता। किसके लिए, एकांक तापांतर के लिए। ये भी क्या है, उत्सर्जन क्षमता, पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। केवल इतना सा डिफरेंस है। और ये पांचों परिभाषाएं जो अभी तक अपन ने पढ़ी, इनमें से कोई भी आपने आगे चल के कोई काम नहीं आती, नहीं अभी तक नीट में इनको कभी पूछा गया है, लेकिन आगे पूछा जा सकता है, मात्रक वगैरह पूछते जाए, तो इसलिए अपन को परिभाषा के हिसाब से केवल मात्रक इनके याद रखने। और बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है लास्ट वाली 6 नंबर वाली या 5th का सेकेंड पार्ट, अपेक्षिक उत्सर्जकता। अपेक्षिक उत्सर्जकता ER, रिलेटिव एमिसिविटी, इसको क्या बोला जाएगा, सामान्य वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अपॉन आदर्श कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। आदर्श कृष्णिका के पास उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा ही रहेगी, वो अवशोषित भी ज्यादा करती है तो उत्सर्जित भी ज्यादा करेगी। जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही ज्यादा उत्सर्जित करेगा, जो ज्यादा खाएगा वही ज्यादा, उसकी जो आउटपुट रहेगा वही क्या रहेगा, ज्यादा रहने वाला है। तो सामान्य वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अपॉन आदर्श कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। सामान्य वस्तु की मात्रा क्या रहेगी, कम विकिरण की, और आदर्श कृष्णिका की क्या रहेगी, ज्यादा। यानी कि ये वैल्यू में से क्या आएगी, 1 से कम आएगी। और मात्रकहीन रहेगी यहाँ पे भी विकिरण की मात्रा, नीचे भी विकिरण की मात्रा, दोनों के मात्रा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मात्रकहीन। IBB के लिए निकालता कि IBB के लिए ER कितना होता है, तो ऊपर भी क्या लिखता, IBB अगर मुझे सामान्य वस्तु का निकालना होता है तो ऊपर सामान्य वस्तु, अगर IBB का निकालना जाता है तो IBB के लिए क्या लिखता मैं, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए, आदर्श कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा अपन आदर्श कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, मतलब सापेक्ष उत्सर्जकता है। एक तरीके से देखा जाए तो आपेक्षिक यानी सापेक्ष। सापेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष लेना होता है। जैसे मान लो आपका वेट है 20 kg, मेरा वेट है 60 kg, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा कि आपके सापेक्ष मेरा वजन कितना है, 3 गुना है। समझ पा रहे हो, जिसके सापेक्ष लिया जाता है उससे डिवाइड करते हैं। तो आपेक्षिक उत्सर्जकता हमेशा किसके सापेक्ष ली जाती है, आदर्श कृष्णिका के सापेक्ष। तो अगर मैं आपेक्षिक उत्सर्जकता आदर्श कृष्णिका के लिए ही निकालूंगा तो ऊपर भी क्या लिखूंगा, आदर्श कृष्णिका की विकिरण की मात्रा, और किसके सापेक्ष निकालनी है, आदर्श कृष्णिका के सापेक्ष निकालनी है। तो ये वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि आदर्श कृष्णिका के लिए ER की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, और बाकी सामान्य वस्तु के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं ना कहीं रहेगी, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और आगे चल के केवल यही चीज काम आने वाली है, जितने भी फॉर्मूले वगैरह जो सब चीजें अपन पढ़ेंगे उसमें केवल ER काम आएगा। ये परिभाषाएं केवल आपको इनके मात्रक वगैरह याद रखने के लिए, कि इनके मात्रक आप लोग याद कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से इनको समझ लीजिए। और थ्योरेटिकल पार्ट है, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कम से कम आज ही 2 बार जरूर रीडिंग लगा लेना। जिस दिन आप इसको पढ़ रहे हो उसी दिन इसकी 2 बार रीडिंग लगा लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अगर आपने इनको समझने की कोशिश करी इन परिभाषाओं को, तो फिर आपके बस की बात नहीं होगी। देखिए बच्चों, प्रीवोस्ट का उष्मा ऊर्जा विनिमय सिद्धांत की बॉडी कैसे वातावरण के साथ उष्मा का आदान प्रदान करती है वो अपन को देखना है। किस प्रकार से उष्मा देती है और किस प्रकार से उष्मा लेती है। दी गई उष्मा ज्यादा होती है या ली गई उष्मा ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत, इसका कोई ज्यादा टफ सिद्धांत नहीं है। एक वस्तु है, उसको अपन ने बॉडी बोला है, और वातावरण सराउंडिंग, तो वस्तु के तापमान को T बॉडी बोल दिया और सराउंडिंग वातावरण के तापमान को T सराउंडिंग अपन लोग बोल चुके हैं। अब इसमें 3 केस संभव है, 3 ही स्थितियां संभव है। या तो वस्तु का तापमान ज्यादा होगा, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि सराउंडिंग का तापमान ज्यादा हो, वातावरण का तापमान ज्यादा हो। और तीसरी स्थिति की दोनों तापमान क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तीनों स्थितियां अपन यहां पर लिख चुके हैं। पहली स्थिति वस्तु का तापमान, बॉडी का तापमान ज्यादा है। दूसरी स्थिति सराउंडिंग यानी कि वातावरण का तापमान ज्यादा है। तीसरी स्थिति की दोनों का तापमान क्या है, समान है। अब वस्तु कितनी उष्मा उत्सर्जित करेगी, ये किसके ताप पर निर्भर करेगा, खुद के ताप पर। जितना ताप उसका ज्यादा रहेगा उसमें से उतनी ज्यादा विकिरणें निकलेगी, और उसमें से जितनी ज्यादा विकिरणें निकलेगी उसमें से उष्मा उतनी ही बाहर निकलती जाएगी। और एक और बात कि सराउंडिंग और वस्तु के बीच में जो आदान प्रदान होता है उष्मा का, वो मूलतया किसके थ्रू होता है, केवल और केवल विकिरण के थ्रू होता है ना।
तो उनका भी रहेगा थोड़ा बहुत चालन संवहन, लेकिन उनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। ज्यादातर उष्मा का आदान प्रदान किसके थ्रू होता है? विकिरण के थ्रू होता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए बॉडी का तापमान ज्यादा है तो इसमें से निकलने वाली विकिरण क्या रहेगी? ज्यादा, और सराउंडिंग का तापमान कम है तो सराउंडिंग कम ही विकिरण बॉडी को दे पाएगा। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर वस्तु का तापमान ज्यादा यानी कि उसमें से उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा ज्यादा रहेगी, यानी कि Q गिवन वस्तु जो उष्मा देगी वो ज्यादा रहेगी। सराउंडिंग से उष्मा ले रही है, सराउंडिंग का तापमान ही कम है तो ली गई उष्मा भी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं Q गिवन ग्रेटर देन क्या होगा? Q एब्जॉर्ब होगा। या ये बोल सकते हैं Q उष्मा जो अपन ने मुक्त करी है, मुक्त उष्मा किससे ज्यादा होगी? अवशोषित उष्मा से ज्यादा होगी। ये अपन लिख सकते हैं। अगर मुक्त उष्मा ज्यादा होगी, उष्मा ज्यादा बाहर देता जा रहा है लेकिन मिल कम रही है, यानी कि धीरे धीरे उष्मा की हानि होती जाएगी वस्तु को। अगर उष्मा की हानि होती जाएगी तो वस्तु का तापमान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। मैं बोल सकता हूं कि जो वस्तु की उष्मा होगी परिणामी उष्मा की हानि होगी वस्तु के लिए। परिणामी हानि किसकी हानि होगी? परिणामी रूप से उष्मा की, वस्तु की उष्मा की हानि होगी परिणामी रूप से। अगर वस्तु की उष्मा की हानि होगी तो टेम्परेचर क्या होने लगेगा? टी बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिक्रीज होने लगेगा। टी बॉडी धीरे धीरे क्या होने लगेगा? घटने लगेगा। कब? जब सराउंडिंग का तापमान क्या हो? कम हो और वस्तु का तापमान क्या हो? ज्यादा हो। सर्दियों के टाइम पर जैसा आपने देखा होगा, सर्दियों के टाइम पर वातावरण का तापमान आ जाता है 5 डिग्री 10 डिग्री, और अगर जो नॉर्मल चीजें होती, गर्म चीजें कोई भी रहेगी तो अपन उसका तापमान कितना हो जाता है? 60-70 डिग्री। तो सर्दियों में चीजें तुरंत ठंडी हो जाती है क्योंकि वातावरण का तापमान कम है। तो वातावरण से तो उष्मा कम मिल रही है, लेकिन वस्तु से वातावरण को जाने वाली उष्मा की मात्रा ज्यादा है। तो वस्तु में से उष्मा की मात्रा कंटिन्यूअसली ज्यादा निकलती रहेगी और धीरे धीरे उसका तापमान कम होता रहेगा क्योंकि परिणामी रूप से उष्मा की हानि हो रही है। अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस, जब अगर वस्तु का तापमान कम है तो उसमें से निकलने वाली उष्मा की मात्रा भी क्या रहेगी? कम रहेगी। और वातावरण का तापमान ज्यादा है तो वातावरण से आने वाली उष्मा की मात्रा क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। यानी कि अपन बोलेंगे कि इस केस में Q गिवन लेस देन होगा Q एब्जॉर्ब, यानी कि परिणामी रूप से उष्मा का अवशोषण हो रहा है। परिणामी रूप से उष्मा का अवशोषण हो रहा है। परिणामी रूप से उष्मा का अवशोषण। अगर परिणामी रूप से उष्मा का अवशोषण होता है तो यानी कि वस्तु का तापमान क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा, क्योंकि वस्तु परिणामी रूप से उष्मा अवशोषित कर रही है, अवशोषित कर रही है, यानी कि उसके अंदर उष्मा की मात्रा बढ़ती जाएगी जिसके फलस्वरूप उसका तापमान भी बढ़ता जाएगा। तो वस्तु का जो तापमान रहेगा, टी बॉडी लिख देता हूं डायरेक्ट, वस्तु का जो तापमान रहेगा वो क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। इस वाले केस में बॉडी और सराउंडिंग, वस्तु और वातावरण दोनों का तापमान क्या है? समान है। तो देने वाली उष्मा और लेने वाली उष्मा दोनों की मात्रा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। यानी कि आप लोग बोल सकते हो Q गिवन इज इक्वल टू क्या रहेगा? Q एब्जॉर्ब रहेगा। इस केस में ना तो उष्मा की हानि हो रही है और ना ही उष्मा का कमी हो रही है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि परिणामी रूप से उष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा। परिणामी रूप से उष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा। उष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा। अगर उष्मा का कोई प्रवाह नहीं होगा, ना तो परिणामी रूप से उष्मा बाहर जा रही है, ना परिणामी रूप से उष्मा वो अवशोषित कर रहा है, तो यानी कि उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो तापमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी वस्तु को आप अगर उष्मा दोगे ही नहीं, ना उसमें से उष्मा परिणामी रूप से बाहर निकालोगे, तो उसके तापमान में कोई वृद्धि वगैरह नहीं होगी। डेल्टा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर डेल्टा Q 0 तो डेल्टा T भी 0। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसका तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। वस्तु का तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। और यही मैंने आपको लिखाया था उष्मागतिकी के शून्यांक नियम में। आप लोगों को याद होगा ज़ेलोट, ज़ीरोथ थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को बता देता हूं। मैंने वहां बोला था कि जब दो वस्तुओं का तापमान समान हो जाता है तो उनमें परिणामी रूप से उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। मैंने वहां पर परिणामी शब्द का यूज किया था। परिणामी शब्द का यूज करने का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूं आज कि उष्मा का प्रवाह तो हो रहा है। इधर से जाने वाली उष्मा और इधर से आने वाली उष्मा, इधर से भी उष्मा तो जाएगी और इधर से भी उष्मा तो आएगी, लेकिन जाने वाली उष्मा और आने वाली उष्मा बराबर होती है जब तापांतर 0 हो जाता है या दो वस्तुओं का तापमान समान हो जाता है। इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? तापीय साम्य बोलते हैं। और यह बोलते हैं कि परिणामी उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि उष्मा का प्रवाह नहीं होगा। उष्मा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जितनी उष्मा जा रही है उतनी वापस आ भी रही है, इसलिए परिणामी उष्मा का प्रवाह 0 है। इसलिए अपन बोलेंगे कि तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो यह प्रिवोस्ट थ्योरी थी बच्चों। देखिए बच्चों, किरचॉफ का नियम,
किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किसी निश्चित ताप पर सभी वस्तुओं के लिए उनकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, कोई तापमान फिक्स कर दिया पहले, तो निश्चित ताप होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया कि 200 केल्विन रहने वाला है या 300 केल्विन रहने वाला है, ताप फिक्स कर दिया मैंने। उस ताप के अलावा और ताप पे बात ही नहीं करने, केवल फिक्स ताप कर दिया है अपन ने। उस ताप पर उत्सर्जन क्षमता और जो स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, यानी कि स्पेक्ट्रमी वर्ड आ गया, यानी कि किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ताप में फिक्स कर चुका हूं और उसके अलावा मैं क्या फिक्स कर चुका हूं, एक तरंग दैर्ध्य भी उसकी फिक्स कर चुका हूं कि मुझे तापमान, मान लीजिए मुझे तापमान लेना है 300 केल्विन और मुझे तरंग दैर्ध्य लेनी 2000 एंगस्ट्रॉम, तो फिक्स रहेंगी कि 2000 की बारे में बात करेंगे अपन और तापमान 300 ही होना चाहिए। दो चीजों में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, दो चीजें कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो अगर किसी निश्चित ताप पर वस्तुओं के लिए उनकी स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता तथा स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, इसको ए लैम्बडा बोलते थे, ये बाहर की वजह से जो वस्तु बाहर से जो विकिरणें आ रही है उनमें से कितना भाग अवशोषित किया है वो ए लैम्बडा है, और कितना उत्सर्जन कर रहा है खुद के तापमान की वजह से कितना उसमें से बाहर निकल रहा है वो उत्सर्जन क्षमता है। का अनुपात सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। और उसका मान किसके इक्वल होता है? उसी ताप पर, जिस ताप पर अपन ये सब कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता ई लैम्बडा के बराबर होता है। कोई मैंने सामान्य वस्तु ले ली, सभी वस्तुओं के लिए सत्य बात, कोई सी भी सामान्य वस्तु ले ली मैंने, उस सामान्य वस्तु के लिए मैंने ई लैम्बडा निकाला। ई लैम्बडा मतलब मैंने तरंग दैर्ध्य फिक्स कर दी, किसी लैम्बडा को फिक्स कर दिया मैंने, उस लैम्बडा के लिए मैंने उत्सर्जन क्षमता देखी और उसी लैम्बडा के लिए मैंने अवशोषण क्षमता देखी। तो उनका जो अनुपात रहने वाला है वो फिक्स वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू मुझे पता होती है क्या आती है, वो वैल्यू क्या आने वाली है? आदर्श कृष्णिका की उसी ताप पर, जिस ताप पर अपन क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसी ताप पर उसकी स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जन क्षमता के बराबर आती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है ई लैम्बडा अपॉन ए लैम्बडा इज इक्वल टू क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। ए लैम्बडा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं अपन, ई लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्बडा। तो अपन बोल सकते हैं अच्छे ई लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए लैम्बडा का क्या मतलब हुआ कि जिसकी उत्सर्जन क्षमता ज्यादा होगी उसकी ही स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, खराब अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं। यह मेन नियम था किरचॉफ का कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं और खराब अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं। सुन लीजिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे को कभी पढ़ाया जा रहा है, जैसे मान लो क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो जो बच्चा अच्छे से सुनेगा वो एग्जाम आने पर उसका अच्छा आउटपुट दे पाएगा। लेकिन अगर कोई सुनने वाला अच्छा नहीं है, अवशोषक ही अच्छा नहीं है, वो सुन ही नहीं रहा है टीचर की बात को ध्यान से, तो वो उसका आउटपुट भी क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। तो अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, खराब अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं। ये किरचॉफ बताना चाहता था। इसके अलावा अगर अपन ये मैथमेटिकल टर्म भी याद रखें तो बहुत अच्छी बात है ना, इसको याद करना है केवल, और ये याद रखना है अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, खराब अवशोषक खराब उत्सर्जक होते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि अगर मान लीजिए अपन बोल रहे हैं ब्लैक कलर के लिए बोला जाता है कि वो बहुत अच्छा उत्सर्जक अवशोषक होता है। ब्लैक कलर बहुत अच्छा अवशोषक होता है, क्यों? क्योंकि इसकी स्क्रीन का कलर कैसा है? काला है। अगर काला कलर है तो इसका मतलब वो अवशोषण करने की क्षमता उसके अंदर क्या रहती है? ब्लैक कलर में सबसे ज्यादा अवशोषण करने की क्षमता रहती है। तो निम्न ताप पर तो ब्लैक कलर एक बहुत अच्छा अवशोषक होता है, लेकिन जैसे अगर उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो तापमान बढ़ाने पर वो बहुत अच्छा उत्सर्जक भी बन जाता है। क्योंकि अपन ने जैसे बोला कि अगर क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है उस टाइम पर अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो फिर जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पर आपका आउटपुट ज्यादा रहने वाला है। इसी तरीके से जब अगर मान लीजिए वस्तु कम ताप पर अगर ज्यादा से ज्यादा उष्मा को अवशोषित कर रही है, तो जैसे अपन उसका तापमान बढ़ाने लगेंगे तो उसमें से विकिरणें जो निकलती है उनकी मात्रा भी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी क्वेश्चन आए कि अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के अलावा और कोई सा भी कलर हो, आपसे बोल दिया जाए कि ब्लैक कलर को उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, तो उच्च ताप तक गर्म करने पर उसमें से निकलने वाली विकिरण सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा कौन सा कलर चमकेगा उच्च ताप पर? ब्लैक कलर चमकेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा अवशोषक है। अगर अच्छा अवशोषक है तो अच्छा उत्सर्जक भी होगा ही होगा। आदर्श कृष्णिका के लिए भी बोल सकते हैं, आदर्श कृष्णिका सभी विकिरणों को या सभी किरणों को सभी तरंगों को वो अवशोषित करती है। तो उच्च ताप पर आदर्श कृष्णिका में से हर विकिरण हर तरंग दैर्ध्य निकलती है। जैसे सूर्य आदर्श कृष्णिका का उदाहरण है सूर्य। लेकिन अपन को ध्यान रखना है किरचॉफ लॉ, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ब्लैक कलर को ज्यादा तापमान तक गर्म कर दें तो वो सबसे ज्यादा चमकेगा या सबसे ज्यादा ऊर्जा रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा उष्मा मुक्त करेगा। ये किसके नियम से समझाया जाता है? सब किरचॉफ के नियम से समझाया जाता है। देखिए बच्चों, किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग। किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग की बात करें, किरचॉफ का नियम क्या होता है कि अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक। बुरे अवशोषक क्या होते हैं? बुरे उत्सर्जक
होते हैं। सबसे पहले फ्रोनोपर रेखाओं की व्याख्या करते हैं अपन, है ना। फ्रोनोपर रेखाएं क्या है? सबसे पहले सूर्य का जब स्पेक्ट्रम लिया जाता है, स्पेक्ट्रम यानी कि उसका जो स्पेक्ट्रम बनाया जाएगा, जो स्पेक्ट्रम बैंड बनता है उसका, जिसको वर्ण क्रम भी बोलते हैं, तो जब वो बनाया जाता है तो जो जो वेवलेंथ अपने पास पहुंच रही है सूर्य से, वो सारी अपन उसमें दर्शा देते हैं। वहां सब जगह अपन को चमकीली लाइन मिलती है। लेकिन अगर कहीं पर कोई जगह से कोई तरंगदैर्ध्य नहीं आ रही, किसी विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की विकिरण गायब है, तो उस जगह अपन को क्या मिल जाती है? काली रेखाएं मिल जाती है। तो सूर्य के लिए अपन ने बोला आदर्श कृष्णिका होता है सूर्य। अगर सूर्य आदर्श कृष्णिका होता है तो उसमें से 0 से लेकर अनंत तक की हर तरंगदैर्ध्य बाहर निकलेगी। अगर 0 से लेकर अनंत तक की हर तरंगदैर्ध्य बाहर निकलेगी तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो उसका प्रिज्म, जो उसका स्पेक्ट्रम बनाया जाता है, उस स्पेक्ट्रम में कोई भी काली लाइन नहीं होनी चाहिए। सारी लाइन कैसी होनी चाहिए? चमकीली होनी चाहिए। लेकिन जब अपन उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो अपन को पता लगता है उसमें कुछ काली रेखाएं आ रही है। काली रेखाएं आ रही है यानी कि अपन बोल सकते हैं कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य वहां से गायब हो चुकी है, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही है। कारण क्या हो सकता है उसका? देखिए, ये सूर्य है जिसका तापमान लगभग 10⁻7 केल्विन होता है। या इसको बोल दीजिए कि सूर्य है, तापमान से अभी अपन को कोई लेना देना नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो भाग होता है वो होता है प्रकाश मंडल, और बाहर वाला जो भाग होता है वो होता है वायुमंडल। अब क्या होता है कि जो प्रकाश की जो विकिरणें निकलती है, जो विकिरणें सूर्य में से निकलती है, वो मेनली कहां से निकलती है? प्रकाश मंडल से, इस अंदर वाले भाग से निकलती है। यहां पर जो वायुमंडल रहेगा, यहां पर वाष्प, गैस से इस टाइप के कुछ मटेरियल यहां पर रहते हैं। तो जब इसमें से जो विकिरणें निकलती है, तो कुछ विशिष्ट तरंगदैर्ध्य की विकिरणें इन गैसों द्वारा क्या कर ली जाती है? अवशोषित कर ली जाती है। जो विकिरणें यहीं अवशोषित हो गई, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी। पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाएगी तो उनकी जगह पर क्या मिलेगी? काली रेखाएं मिलेगी अपन को। इनको फ्रोनोपर रेखाएं कहते हैं। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि इनको क्या कहते हैं? फ्रोनोपर रेखाएं कहते हैं। लेकिन जब अपन पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब जो चंद्रमा है वो इसके बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, इसके सामने आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सामने आ जाएगा, तो प्रकाश मंडल को वो क्या कर लेता है? पूरा ढक लेता है, सूर्य के प्रकाश मंडल को। लेकिन प्रकाश का जो वर्ण मंडल है वो अभी भी बाहर उससे बचा रह जाता है, क्योंकि चंद्रमा का आकार थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है इससे। तो ये केवल बाहर वाला भाग बचा रहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं, जब चंद्रमा इसको पूर्णतया ढक लेता है प्रकाश मंडल वाले भाग को, तो उस समय पर यहां से जाने वाली विकिरणें अब सूर्य तक नहीं पहुंच पाती है। केवल जो विकिरणें यहां पे इन्होंने पहले अवशोषित करी थी, अब वही विकिरणें अपन को दिखाई दे पाती है। अपन ने बोला अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक रहेंगे। अगर इन्होंने उन विकिरणों को अवशोषित किया है तो उन विकिरणों को इस समय आने पर उत्सर्जित भी करती है। इसी कारण जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो उस समय पर अपन को चमकीली रेखाएं दिखाई देती है, और उन्हीं को क्या कहेंगे? फ्रोनोपर रेखाएं अपन कहते हैं। किरचॉफ के नियम से एक्सप्लेन किया है। अच्छा अवशोषक क्या होगा? अच्छा उत्सर्जक इन्हीं तरंगदैर्ध्यों को इस वाले भाग ने अवशोषित किया था, और समय आने पर उन्हीं को क्या कर दिया? उसने उत्सर्जित भी कर दिया। तो अपन बोल सकते हैं कि अच्छे अवशोषक क्या होते हैं? अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये इसका पहला अनुप्रयोग है। देखिए बच्चों, किरचॉफ के नियम का दूसरा अनुप्रयोग देखिए। रेगिस्तान में दिन गर्म व रातें ठंडी होने का क्या कारण होता है? क्योंकि रेत क्या होती है? खुरदरी होती है, या कुछ कुछ काली भी होती है। तो खुरदरी और काली चीज रहेगी तो यानी कि अच्छा अवशोषक रहेगा। खुरदरी चीज अच्छी अवशोषक होती है हमेशा, तो अच्छी अवशोषक रहेगी, साथ के साथ क्या रहेगी? अच्छी उत्सर्जक भी रहेगी। अच्छी अवशोषक है तो गर्मियों के दिनों में जब उष्मा अवशोषण का टाइम आता है तब वो उष्मा भी तेजी से अवशोषित करेगी, और रात के टाइम पर जब उष्मा उत्सर्जन का टाइम आता है तब वो उसमें उत्सर्जन भी तेजी से करती है। इसलिए रेत दिन में गर्म भी जल्दी होती है और रात के टाइम पर ठंडी भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि अपन पहले ही बोल चुके हैं अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक रहते हैं। अगर रेत के साथ ये गुण है तो ये गुण किसके साथ भी होना चाहिए? ब्लैक कलर के साथ भी होना चाहिए। ये इसीलिए अपन बोल सकते हैं इसी प्रकार काला रंग भी जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है। अतः काली त्वचा वाले व्यक्ति को गर्मियों में गर्मी अधिक व सर्दियों में सर्दी भी अधिक लगेगी। ये बात अपन को ध्यान रखना है। कारण क्या है? केवल और केवल किरचॉफ का नियम। क्यों? क्योंकि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। तो जैसे काला कलर वाला व्यक्ति है, काले कलर वाला व्यक्ति जब गर्मियों के टाइम पर उस पर किरणें आएगी सूर्य की तेजी से, तो अवशोषण तेजी से करेगा। सर्दियों के टाइम पर परिणामी रूप से क्या हो रहा होगा? उष्मा का हानि हो रही होगी अपने शरीर से। उष्मा की हानि हो रही होगी क्यों? क्योंकि उसका वातावरण का तापमान कम है, अपना तापमान ज्यादा है, तो परिणामी रूप से उष्मा की हानि हो रही होगी। जब उष्मा की हानि का टाइम आएगा तो जो ब्लैक कलर है वो उष्मा की हानि भी क्या करेगा? सबसे जल्दी करेगा, क्योंकि अच्छा अवशोषक था, तेजी से उसने अवशोषित किया था, तो तेजी से उत्सर्जित भी करेगा और उसको सर्दी सबसे जल्दी लगने लगेगी। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। गर्मियों में गर्मी भी तेजी से लगेगी और सर्दियों में सर्दी भी सबसे ज्यादा काली त्वचा वाले व्यक्ति को ही लगेगी। क्यों? क्योंकि काला कलर अच्छा अवशोषक है, साथ के साथ अच्छा उत्सर्जक भी है।
देखिए बच्चों, वो अपन पढ़ रहे हैं आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका आइडियल ब्लैक बॉडी, आईबीबी बोल देते हैं इसको। आदर्श कृष्णिका आइडियल ब्लैक बॉडी, आईबीबी, आदर्श कृष्णिका। देखो आदर्श कृष्णिका क्या है? अपन ने बोला कि आदर्श कृष्णिका उस वस्तु को कहेंगे कि अगर उस पर कोई भी विकिरण आए तो हर विकिरण को अवशोषित कर लेनी चाहिए, एक भी विकिरण उसमें से टकराकर वापस नहीं जानी चाहिए। उस पृष्ठ को क्या माना जाएगा? आदर्श कृष्णिका पृष्ठ, आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाएगा। केवल कंडीशन अपन ने ये बोली है कि कोई सी भी विकिरण आए, हर विकिरण को अवशोषित कर लेती है कम ताप पर, और उच्च ताप पर हर विकिरण को उत्सर्जित करती है। 0 से लेकर अनंत तक की हर विकिरण को उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य करता है। सूर्य को आदर्श कृष्णिका माना जाता है। तो ऐसी वस्तु जो कम ताप पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य, कम ताप पर तो क्या करेगी? अवशोषित करती है, सभी उसमें विकिरण को अवशोषित कर लेती है। लेकिन जैसे उसका ताप बढ़ाते हैं तो जितनी भी विकिरणें, सारी विकिरणें उसने अवशोषित करी थी, उन सारी विकिरणों को उच्च ताप पर फिर से वो उत्सर्जित करने लग जाती है। तो आदर्श कृष्णिका उसको बोला जाएगा जो कम ताप पर सभी विकिरणों को अवशोषित करेगी, और ज्यादा ताप पर जैसे ताप बढ़ा देंगे तो फिर समस्त विकिरणों को वो उत्सर्जित भी करती है। उसको ही क्या बोला जाएगा? आदर्श कृष्णिका। और कोई कंडीशन नहीं कि आदर्श कृष्णिका ब्लैक होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। केवल और केवल एक कंडीशन है, कम ताप पर सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करे और ज्यादा ताप पर सभी तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित करे। उसी को क्या बोला जाएगा? आदर्श कृष्णिका बोला जाएगा। तथा उच्च ताप पर उन सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को उत्सर्जित कर देती है, उसे आदर्श कृष्णिका पृष्ठ माना जाता है। अगर सभी को अवशोषित कर रही है तो जितनी भी आपतित उष्मा होगी, जितनी भी आपतित विकिरण होगी, सबको ही वो अवशोषित कर लेगी। यानी कि किसी का भी उसने परावर्तन नहीं किया और किसी का भी उसने ट्रांसमिशन नहीं किया, यानी कि पारगमन नहीं किया। जितना भी आई था सबका क्या कर लिया? अवशोषण। तो इस बार ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। और आर और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 हो जाएगी। अपन ने बोला था ए प्लस आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 होता है। जब आर इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू 1 होगा। और उसको क्या बोला जाएगा? पूर्णतया अवशोषक पृष्ठ, पूर्ण अवशोषक पृष्ठ बोला जाएगा। और वो क्या होता है? आइडियल ब्लैक बॉडी होती है। ईआर की वैल्यू 1, ईआर का मतलब सापेक्षिक उत्सर्जकता, तो आइडियल ब्लैक बॉडी की उत्सर्जकता अपॉन आइडियल ब्लैक बॉडी की उत्सर्जकता 1 आ जाएगा वैल्यू। आदर्श कृष्णिका पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की प्रकृति केवल उसके ताप पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा ताप बढ़ाते जाओगे उसमें से उतने ही ज्यादा विकिरण बाहर निकलते जाएंगे। इसके विकिरण को पूर्ण विकिरण या श्वेत विकिरण कहते हैं। पूर्ण विकिरण क्यों? क्योंकि विबग्योर जितनी भी रेंज है वो सारी रेंज बाहर निकलती है, और जब सारे कलर एक साथ बाहर निकलते तो मिलकर कौन सा कलर बन जाता है? व्हाइट कलर बन जाता है। प्रत्येक ताप पर इसका स्पेक्ट्रम सतत होता है, अतः जिसका भी स्पेक्ट्रम सतत होगा उसे आदर्श कृष्णिका। स्पेक्ट्रम सतत होने का मतलब क्या है? कि कहीं भी बीच में डार्क लाइन नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब उसमें से हर तरंगदैर्घ्य निकल रही है। 0 1 2 3 5, मतलब 0 0.001 0.002 हर तरंगदैर्घ्य उसमें से निकल रही है। कोई भी तरंगदैर्घ्य उसमें से मिसिंग नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे? सतत स्पेक्ट्रम बोलेंगे। उसका स्पेक्ट्रम क्या आना चाहिए? सतत आना चाहिए, कंटिन्यूस आना चाहिए, कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। हर तरंगदैर्घ्य क्योंकि अपने पास, उसे आदर्श कृष्णिका पृष्ठ माना जाता है। अब यही गुण किसमें भी पाए जाते हैं? सतत स्पेक्ट्रम वाले केरोसिन लैंप में भी पाए जाते हैं, भट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इनको भी क्या माना जाता है? आदर्श कृष्णिका माना जाता है। प्रायोगिक रूप से 2 आइडियल ब्लैक बॉडी मानी गई है, फेरी आदर्श कृष्णिका, वीन कृष्णिका। फेरी आदर्श कृष्णिका को बनाने का तरीका अपन देखते भी है, बहुत इजी है इसको बनाना। देखो फेरी आदर्श कृष्णिका क्या होती है कि एक अपन ने खोखला गोला लिया, बोल टाइप का, प्लास्टिक की बोल आती है वैसा खोखला गोला लिया अपन ने, अंदर से खाली है। इसमें एक बिल्कुल महीन छिद्र कर दिया, बिल्कुल बारीक सा छिद्र सुई की सहायता से अपन ने। लेकिन जो अंदर से ब्लैक कलर से पॉलिश हुआ होना चाहिए, अंदर इस पर कौन सा कलर होना चाहिए? ब्लैक कलर से पॉलिश होनी चाहिए अंदर, है ना, ब्लैक कलर से पॉलिश। इसको बोल दो, ये क्या है? ब्लैक पॉलिश। और ये यहां पर महीन छिद्र था। तो अगर मान लीजिए आपने यहां पर अंदर वाले पार्ट पर पॉलिश कर दी है, केवल विकिरण का आने का एक ही रास्ता है, जब भी विकिरण यहां से एंटर होगी अपन ने सामने ये त्रिभुज टाइप का कुछ बना दिया है ताकि विकिरण इससे टकराकर थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए। जैसे वो टकराकर डिस्टर्ब होगी तो एक बार अगर वो इधर उधर चली गई तो फिर इसमें बार बार घूमती रहेगी और हर जगह अपन ने ब्लैक पॉलिश कर रखी है, तो यहाँ थोड़ा सा विकिरण अवशोषित होगी, फिर थोड़ी बहुत अगर बची भी रहेगी तो वो इधर आएगी, फिर यहाँ अवशोषित हो जाएगी। ऐसे करते करते विकिरण अंदर के अंदर ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और उससे बाहर नहीं निकल पाएगी। यानी कि कोई भी विकिरण जाए उसके अंदर ही रह जाएगी, वो सबको अपने अंदर ही रख लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसको क्या बोला जाता है? फिर आदर्श कृष्णिका बोला जाता है।
आईबीबी कम ताप पर पूर्ण अवशोषक, परिभाषा यही है इसकी, आईबीबी कम ताप पर पूर्ण अवशोषक तथा उच्च ताप पर अच्छा उत्सर्जक होती है। कम ताप पर तो अवशोषित करती है सबको और उच्च ताप पर सबको उत्सर्जित करती है। आईबीबी का काला होना कोई आवश्यक नहीं है, जैसे सूर्य अपन ने बोला है वैसे केवल एक ही कंडीशन है, कम ताप पर पूर्ण अवशोषक, उच्च ताप पर अच्छा उत्सर्जक। कम ताप पर अच्छा अवशोषक और उच्च ताप पर अच्छा उत्सर्जक होने चाहिए, केवल एक कंडीशन है, उसका काला होना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे सूर्य को आदर्श कृष्णिका माना जाता है, लेकिन सूर्य काले कलर का नहीं होता, ब्लैक कलर का नहीं होता है। तो केवल और केवल एक कंडीशन है, कम ताप पर पूर्ण अवशोषक, उच्च ताप पर अच्छा उत्सर्जक, काला होना कोई आवश्यक नहीं है। देखिए बच्चों, तारे का रंग अपन को कैसे दिखाई देता है। आपने सुना होगा कि जो तारे होते हैं वो सूर्य से भी बड़े होते हैं, बहुत से तारे सूर्य से भी बड़े होते हैं आकार में, लेकिन फिर भी अपन को छोटे दिखाई देते हैं, उनकी दूरी बहुत ज्यादा है ना। तो दूरी से केवल और केवल इतना सा फर्क पड़ता है कि कोई चीज छोटी या बड़ी दिखाई दे सकती है, उसका रंग जो होता है वो केवल और केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। तो अगर तारे के रंग की बात करेंगे तो केवल और केवल उसके ताप पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। दूरी पर क्या निर्भर करता है, दूरी पर वो कितना छोटा दिखाई देगा या कितना बड़ा दिखाई देगा, केवल इतनी सी चीज दूरी पर निर्भर करेगी। बाकी केवल उसका जो रंग है ना, केवल और केवल किस पर निर्भर करता है, ताप पर। तारे का जो रंग है वो केवल और केवल उसके ताप पर निर्भर करता है बच्चों। ध्यान दीजिए, अगर अपन किसी भी चीज को उष्मा देते जा रहे हैं, उष्मा देते हैं यानी क्योंकि एनर्जी दे रहे हैं उसको, ताप बढ़ा रहे हैं उसका, तो ताप बढ़ने से एनर्जी बढ़ जाएगी या एनर्जी बढ़ने से ताप बढ़ जाएगा। लेकिन आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि नहीं भी, विकिरणों या तरंगों के लिए E इज इक्वल टू hc/λ होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा फॉर्मूला आपका, E इज इक्वल टू hc/λ। c प्रकाश का वेग, h प्लांक नियतांक, λ तरंग दैर्ध्य। यानी कि मैं बोल सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके λ, यानी कि मैं बोल सकता हूं जब ताप बढ़ेगा E की वैल्यू बढ़ेगी तो λ क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अगर मैं उल्टा बोल दूं कि अगर मान लीजिए λ बढ़ रहा है, λ बढ़ रहा होगा तो E क्या हो रहा होगा, E भी घट रहा होगा, T भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, λ घटेगा E बढ़ेगा, E बढ़ेगा T भी बढ़ेगा। उल्टा बोल दो, λ बढ़ेगा E भी घटेगा और T भी घटेगा। तो अगर अपन चले विबग्योर में, तो विबग्योर में इधर जाने पर तरंग दैर्ध्य क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। देखो वोयलेट की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, रेड की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है उसके लिए, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है उसका तापमान क्या होगा, सबसे कम होगा। अपन ने बोला λ बढ़ेगा तो तापमान घटेगा। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, विबग्योर लाइन से चलिए, V का सबसे कम और R की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, तो तापमान क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वोयलेट का तापमान सबसे ज्यादा और जो रेड कलर आएगा उसका तापमान क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया वोयलेट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान किसका, रेड कलर का। आपने देखा होगा गैस जब आप चलाते हो तो बहुत सी बार आपको केवल येलो लो दिखाई देती है और एक बार आपको ब्लू लो भी दिखाई देती होगी। कभी कभी जब गैस चलाते हो आप तो ब्लू लो भी दिखाई देती होगी। तो जो ब्लू लो होती है, देखो एक तो कौन सा येलो और एक कौन सा ब्लू, तो बताओ कौन सी वाली लो का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, ब्लू वाली का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। तो वो दिखना केवल और केवल उसके ताप पर निर्भर करता है। ब्लू कलर की दिख रही लो यानी कि उसका टेम्परेचर ज्यादा है, येलो कलर की दिख रही है यानी कि उसका टेम्परेचर ब्लू के कंपैरिजन में क्या रहेगा, कम। अगर रेड दिखने लग जाए यानी कि वो सबसे कम टेम्परेचर वाली लो है। सेम यही चीज किसमें रहेगी, तारे में, स्टार्स में। वोयलेट कलर का स्टार्स है सबसे ज्यादा, ब्लू कलर का स्टार्स उससे कम, फिर येलो का और कम, रेड का सबसे कम। इस टाइप से ये ऑर्डर अपन को याद रखना है। याद रखना भी क्या है, विबग्योर सेम याद रखना है, बस रेड कलर का, रेड अगर आपको लाल कलर का तारा दिख जाए तो उसका तापमान क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी। गैस के एग्जांपल से याद रख सकते हो कि ब्लू लो ज्यादा गर्म होती है एज कंपेयर टू येलो लो। देखिए बच्चों, स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, यहां से अब अपने पास में ना न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो चुका है। न्यूमेरिकल अब रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब अपन अब पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए स्टीफन, आपने ने प्रीवोस्ट थ्योरी में ये तो पढ़ लिया था कि अगर मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा हो तो अवशोषित उष्मा की मात्रा ज्यादा रहेगी, वस्तु का तापमान ज्यादा है तो उत्सर्जित उष्मा की मात्रा ज्यादा रहेगी। लेकिन वो मात्रा होती कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू के बारे में किसने बताया, स्टीफन बोल्ट्जमान ने। स्टीफन बोल्ट्जमान ने बोला कि अगर dQ/dt शक्ति की बात करते हैं, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली उष्मा की बात की जाए तो वो सिग्मा ERA T⁴ होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि अपन ने जो 5-6 डेफिनेशन पढ़ी थी उनमें सबसे ज्यादा काम आने वाली यही थी सापेक्ष उत्सर्जकता, जिसका मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है।
तो सिग्मा ई आर ए टी टू द पावर 4। लेकिन इसको फॉर्मूले में यहां बार बार ई आर लिखने की बजाय अपन बहुत सी बार ई भी लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रहना चाहिए यहां पर जो ई आता है वो क्या है, सापेक्ष उत्सर्जकता है, जिसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। सिग्मा क्या रहेगा, स्टीफन नियतांक, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा स्टीफन नियतांक 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -8 वोट पर मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन टू द पावर 4। कैसे निकाली अपन ने यूनिट इसकी, अगर मुझे इसकी यूनिट निकालनी सिग्मा की है तो सापेक्ष से, सापेक्ष वाली की कोई यूनिट नहीं होती है, ये मात्रक ही आता था। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अगर ये शक्ति है, एकांक समय की ऊर्जा, इसी को शक्ति बोलेंगे, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, वोट। क्षेत्रफल नीचे आया यानी कि मीटर स्क्वायर, टी टू द पावर 4 नीचे आया यानी कि केल्विन की पावर 4 हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, ई आर या ई लिख देते हैं यहां पर, इसको क्या बोलते हैं, सापेक्ष उत्सर्जकता, जिसका मान 0 से 1 होता है। अपन ने बोला था सापेक्ष उत्सर्जकता सामान्य वस्तु की उत्सर्जकता अपॉन आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जकता। ए क्या रहेगा, सतह का क्षेत्रफल, टी परम ताप। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि जब भी तापमान है, तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अगर तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन है तो अपन को फॉर्मूला में हर जगह क्या लिखना चाहिए, केल्विन ही लिखना चाहिए। लेकिन इसके पहले तक जो पढ़े सब जगह डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था। क्यों चल रहा था डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि मुझे पता है जब डेल्टा टी आ जाता है तो डेल्टा टी के समय पर तापांतर के लिए डिग्री सेंटीग्रेड में लिखूं चाहे केल्विन में लिखूं, बात क्या होती है, एक होती है। इसलिए मैं डिग्री सेंटीग्रेड में चलने दे रहा था, बाकी डिग्री सेंटीग्रेड में चला नहीं सकते हैं। केवल और केवल डिग्री सेंटीग्रेड में तब चलाया जा सकता है जब क्या हो, डेल्टा टी हो, तापांतर हो। केवल ताप है अगर, तो आपको केवल और केवल केल्विन में ही पुट करना पड़ेगा। डेल्टा टी है तो केल्विन में करो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में, दोनों में सेम वैल्यू आएगी, तो किसी में भी कीजिए। बाकी ऐसा ही मात्रा क्या होता है, केल्विन। तो जब भी अकेला टी दिख जाए तो केवल और केवल किसका फॉर्म क्या यूज करना है, अपन को केल्विन यूज करना है। ये ट्रिपल स्टार मार्क मैंने इसीलिए किया है। आपको फॉर्मूले में याद रहना चाहिए कि जो डीक्यू बाई डी टी वाला फॉर्मूला आप लगाते थे सिग्मा ई आर ए टी टू द पावर 4, इसमें तापमान केवल और केवल किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आदर्श कृष्णिका की बात करूं तो आदर्श कृष्णिका के लिए ई आर का मान 1 हो जाता है। ई आर या ई बराबर मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है। तो डीक्यू बाई डी टी विकिरण किसके लिए, आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ई आर की जगह कितना पुट कर दिया अपन ने, 1 पुट कर दिया। तो ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी अपन के पास आइडियल ब्लैक बॉडी आ जाएगी तो ई आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। यहां से जो नियम आया है, नियम ए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, प्रति सेकंड विकिरण की मात्रा डीक्यू बाई डी टी आदर्श कृष्णिका के परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। किसी आदर्श कृष्णिका के लिए अगर ए क्षेत्रफल से, यहां पर लिख दीजिए आदर्श कृष्णिका के लिए, आईबीबी के लिए, आईबीबी के लिए ए क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा आदर्श कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती, परम ताप यानी कि केवल और केवल केल्विन में होना चाहिए। ये बात यहां पर कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे कि ये तो उत्सर्जित की मात्रा हो गई, खुद का तापमान टी था तो टी की पावर 4 के समानुपाती उत्सर्जन कर रहा था। लेकिन अगर वातावरण का तापमान टी नोट हो तो टी नोट की पावर 4 के समानुपाती अवशोषण करेगा। अवशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है, अवशोषण किससे करेगा, वातावरण से अवशोषित करेगा। वातावरण से अवशोषित करेगा तो जो अवशोषण की मात्रा है वो वातावरण के तापमान पर निर्भर करेगी। तो जहां पर टी आ रहा था वहां पर टी नोट लिख दिया। अवशोषण की मात्रा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की मात्रा सिग्मा ई आर ए टी नोट टू द पावर 4, टी नोट की घात 4 लिख दिया। सराउंडिंग का तापमान टी नोट बोला है अपन ने इस बार। अब देखो उत्सर्जन इतना हो रहा है, अवशोषण इतना हो रहा है, तो अगर परिणामी उत्सर्जन की बात करें तो परिणामी उत्सर्जन कितना हो जाएगा, सिग्मा ई आर ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नोट टू द पावर 4। मान लीजिए अगर यहां पर ये वाली वैल्यू 100 है और अवशोषण की मात्रा कितनी है 40, तो परिणामी हानि कितनी हुई 100 माइनस 40 लिखी जाएगी। तो ऐसे यहां पर परिणामी उत्सर्जन, इसको परिणामी नेट रेडिएशन बोलते हैं। परिणामी उत्सर्जन, उत्सर्जन निकाल रहे हैं परिणामी, है ना, तो उत्सर्जन माइनस अवशोषण, वही परिणामी उत्सर्जन बचेगा। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा ई आर ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। अब बच्चों इसके क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन, तो उस टाइम पर अपन को क्लियर नहीं बोलता है कि आपको परिणामी विकिरण की मात्रा बतानी है या विकिरण की मात्रा बतानी है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि परिणामी विकिरण बताऊं या विकिरण बताऊं, तो केवल एक ही सॉल्यूशन है। आपको केवल और केवल यह देखना है कि अगर आपको वातावरण का ताप टी नोट गिवन है, वातावरणीय ताप गिवन है, तो उस केस में आप केवल और केवल क्या निकालेंगे, परिणामी
परिणामी विकिरण निकालेंगे, परिणामी विकिरण की मात्रा। और अगर वातावरण का तापमान नहीं गिवन है तो केवल विकिरण की मात्रा आपको निकालनी होगी। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। जब वातावरण का तापमान दिया जाए, यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, आपको भी लिख लेना है। जब क्वेश्चन में वातावरण का ताप दिया जाए, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में वातावरण का ताप दिया जाए। जब क्वेश्चन में वातावरण का ताप दिया जाए, वातावरण का ताप गिवन हो, तभी ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अदरवाइज फॉर्मूला कौन सा लगेगा? विकिरण की मात्रा का। ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे। एक वस्तु जिसकी उत्सर्जकता E बराबर 0.75, देखो इसने सापेक्ष उत्सर्जकता नहीं बोला, लेकिन वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रही है, तो अपन को पहचानना है। ये E बोल के दे देता है, लेकिन उसने दिया इनडायरेक्टली क्या है? ER दिया है अपन को, है ना, सापेक्ष उत्सर्जकता दी है उसने। पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा तापमान 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, को 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाले कमरे में रखा जाता है। यानी कि अपन को कमरे का तापमान दे रखा है, यानी कि वातावरण का तापमान दे रखा है अपन को। अगर किसी वस्तु को मैं यहां पर कमरे में रख देता हूं तो कमरा उसके लिए क्या काम करेगा? वातावरण का ही काम करेगा। तो अगर एक वस्तु है जिसका तापमान तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, 227 ही दे रखा है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो कमरा है, बाहर का जो वातावरण है, कमरे का जो वातावरण है, उसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर वातावरण का भी तापमान दे दिया जाए तो क्या निकालना होगा अपन को? परिणामी शक्ति निकालनी होगी। यहां पर तो क्लियर बोल भी दिया कि परिणामी उत्सर्जित शक्ति बताइए। अगर नहीं भी बोलता तो वातावरण का तापमान दिया है, इसलिए मुझे कौन सा निकालना होता? परिणामी ही निकालना होता। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अपन ने उत्सर्जित शक्ति के लिए तो क्या बोला था? dq by dt इज इक्वल टू सिग्मा EA इंटू टी टू द पावर 4। लेकिन परिणामी के लिए क्या करते हैं? सिग्मा EA इंटू टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। उत्सर्जित माइनस अवशोषित, याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैं लिख देता हूं पावर। पावर इसी को बोलेंगे dq by dt, कोई ऊर्जा की दर या उष्मा की दर। dq by dt सिग्मा EA इंटू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.75। 0.75 को क्या मैं डायरेक्ट 3/4 लिख दूं क्या? तो 0.75 को डायरेक्ट 3/4। इसके अलावा अगर आगे की बात करें तो एरिया कितना दे रखा है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, A इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब होता उसको मीटर क्यूब में बदलना पड़ता तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब होता। समझ तो पा रहे हो आप लोग मेरी बात को? ये कैलकुलेशन करने के तरीके रहेंगे बहुत, इसमें कैलकुलेशन अपन को बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, और क्वेश्चन करते करते हो जाती है। बहुत सारे फंडे अपन को सीखने को मिलेंगे। सेंटीमीटर है, अगर अकेला सेंटीमीटर होता तो क्या लिख देते? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर की जगह तो मैं 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर लिखूंगा। एक बार देख लीजिए, 300 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया? 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब सेंटीमीटर अकेला नहीं, इसका भी स्क्वायर हो रहा है। अगर इसका स्क्वायर हो रहा है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ये 10 टू द पावर माइनस 2 है तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया भी लिख दिया जाए 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। बहुत ही बढ़िया लिख दिया है, एरिया पहले लिख चुके हैं अपन। इसके बाद में टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर किस में पुट करना है? केवल और केवल केल्विन में। टी माइनस टी नोट नहीं है, टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4 है। ध्यान दीजिए, जहां पर केवल तापांतर हो, टी माइनस टी नोट होता तो मैं डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट कर सकता था, लेकिन उनकी घातांक कितनी है? 4 है। तो केवल और केवल सेफ तरीका क्या है कि ऐसा ही मात्र केल्विन होता है, बिना सोचे समझे केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 227 डिग्री में अगर 273 जोड़ूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 500, यानी कि 500 की घात 4 माइनस 27 डिग्री यानी कि 300 की घात 4, ये वैल्यू आने वाली है। अब बच्चों कैलकुलेशन का थोड़ा फंडा अपन यहां से और समझते हैं। देखो इसमें ये भी 100 की घात 4 इसमें भी आ रहा है, 100 की घात 4 इसमें भी आ रहा है, तो 100 की घात 4 इसमें भी दिख रहा है, 100 की घात 4 इसमें भी दिख रहा है, यानी कि 100 की घात 4 को क्या कर लेंगे अपन? कॉमन ले लेंगे। ऐसा ले सकते हैं ना, इसको क्या लिखेंगे? 5 गुणा 100 की घात 4, इसको 3 गुणा 100 की घात 4, तो 100 की घात 4 100 की घात 4 को तो अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 5.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 8, और इसको क्या लिख दूं मैं? 3/4, ये 10 टू द पावर माइनस 2 ही बचेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2,
और इसके बाद में अगर यहां से 100 की घात 4 को कॉमन ले लू, 100 की घात 4 यानी कि 10 की घात 8 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 5 की घात 4 माइनस 3 की घात 4। तो इससे घात वगैरह को कॉमन लेना, ये अपन को इस चैप्टर में समझना था, है ना। एक तो एरिया वगैरह को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो मीटर स्क्वायर में, या घातांक वगैरह कॉमन लेने हो तो यहां पर 100 की घात 4, यहां पर 100 की घात 4 कॉमन दिख रहा है, डायरेक्ट लिख लो 100 की घात 4 को, तो क्या बचेगा केवल 5 की घात 4 और 3 की घात 4 बच जाएगा यहां पर। ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं ना। इनको सोल्व करेंगे तो 10 की घात प्लस 8 से 10 की घात माइनस 8 कैंसिल आउट। इसकी घात 4 करेंगे तो 625, इसकी घात 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। कितना बचेगा 524 ऐसा कुछ बच जाएगा इसमें से 544। तो ये 5.67 मल्टीप्लाइड बाय 9/4 इंटू 10 टू द पावर -2, और अगर इनको सोल्व करेंगे तो 625 माइनस 81 कितना बचेगा 544। ये कितना आ जाएगा अपने पास में 544। इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं और ऐसे इनको सोल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। बस इसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना है बच्चों अपन को, है ना, कि कैलकुलेशन के तरीके भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उनमें कैलकुलेशन करने के और तरीके पता लगेंगे अपन को, है ना। इसमें लगभग क्वेश्चनों के पैटर्न या जो कैलकुलेशन होती है वो अलग टाइप की होती है थोड़ी, है ना। जैसे घातांक वगैरह बहुत ज्यादा, टी की घात 4, टी नोट की घात 4, ये सब चीजें। तो अगर 4 घात को सोल्व करना है तो मतलब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए अपनी, है ना। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन इजी होती है। ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, एग्जाम में केवल आपको आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन में कोई उलझाया नहीं जाएगा आपको कभी भी। ऐसे क्वेश्चन केवल आप थोड़ी बहुत अपन कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए कर रहे हैं, बाकी ऐसे गंदी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में केवल आपको फिजिक्स आनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं पूछी जाती है।